नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के उत्तर प्रदेश स्पेशल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कानपुर में हैं। ऊपर वाले के लिए आपकी मन की श्रद्धा ही काफी है। नहीं कहता वो कि किसी का बुरा करो, किसी का गला काटो, किसी पाखंडी के जाल में फंसकर ऊपर वाले को खुश करने की कोशिश में हम कोई अमानवीय हरकत न कर बैठे। इस बात से सतर्क रहना बेहद जरूरी है। देखो मास्टरनी जी, आज बच्चा लोगों को पढ़ानी नहीं जाओगी का? हुआ बच्चों लोग यहाँ छुट्टी है, अपने अपने घरे गए। अरे तो हमरे घर चलो ना। अम्मा आम का अचार बनाइए, वो एक जगह खाएंगे और खेलेंगे भी। वो हम शाम को देखेंगे, पहले घर का काम खत्म करते फिर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, और हाँ आते हुए हमारी गणित की बुक लेके आना। ठीक है, बाय। अरे भीषम चाचा रुकिए, ये हमका दे दीजिए। लो बिटिया, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई? एकदम फर्स्ट क्लास। खूब मन लगा के बढ़िया बिटिया, तुम तो अपने ये गांव की शान हो। कल को खूब बड़ी डॉक्टर कलेक्टर बनना। जी चाचा जी। खुश रहो। तुम जानबूझकर तोड़ी हो ना हमारी मटकी? बबली, हम जानबूझ के तोड़े हैं? अरे तुम हमसे टकराई हो और मटकी फेंक दी हो नीचे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इतना नुकसान कर दिया हमारा, ऊपर से हमें ही आके दिखा रही है चुड़ैल कहीं की। बबली, काहे तुम्हारी घड़ी काशी से लड़ाई के लिए सीना ठोक के खड़ी हो जात हो? कोई जरूरत नहीं है बीच में टपर टपर करके कूदने की। सबकी आँख में पर्दा वर्दा पड़ गया है का? एक तो पहले ही अपने पति को खा के बैठी है, पूरे गाँव के पीछे पड़ी हुई है। काहे हमरे पीछे पड़ी हो? आखिर बिगाड़े का है हम तुम्हार? का बिगड़ का मतलब का है? मतलब लड़ाई हम शुरू की है? ठीक है, तो हम खत्म कर देते हैं। अरे ये सब क्या कर रहे हो चाची? लो आ गई सब बोली हनकाड़ के। अपनी अम्मा से पूछो ना कि क्या कर रही है। अरे अम्मा से क्या पूछे, हम सब जाना थे कि ये सब लड़ाई झगड़ा आप ही शुरू किए हैं। लो भैया, लग गई कचहरी, हो गया फैसला। मतलब सब कुछ हम ही किए। ऐसी कमीनी अम्मा, वैसी बिटिया और वैसे ही पूरा खानदान। चलो अम्मा, ऐसे लोगों के घूम मत करो। हाँ हाँ चलो चलो चलो, निकलो निकलो। हमको भी शौक नहीं है तुम लोग को मुँह लगाने का। ना जाने किसका देख के मुँह उठे थे सुबह सुबह, पूरा दिन खराब हो गया। देखो देखो, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। एक नंबर की नौटंकी बाज है ये बबली। अम्मा, हम अनुपमा दादी को सब बता देते कि बबली चाची कैसे हैरान किए रहती है तुमको। अरे उनसे क्या छुपा होगा? समझ ही नहीं आता है। एक तरफ अनुपमा चाची हैं, उनकी गांव में इतनी इज्जत, और उनकी बहू बबली मुँह जो रास्ता काटे ना तो काली बिल्ली भी डर जाए। लो हरि प्रसाद, और चिंता करने की जरूरत ना है। इस बार फसल अच्छी होगी। स्वयं देवी माँ की कृपा है तुम पर। चुड़ैल जानबूझकर लड़ाई करती। दुई मटके के लिए क्या बवाल करती बबली? बात दुई मटकी की ना है जेठ जी। वो औरत का मरद तो रहा नहीं, तो का सारा गुस्सा भाभी पर निकला था। तो काहे बात करती है उसके साथ? अरे तो हमारी मती मारी गई है का कि हम जाएंगे लड़ाई करने? वो आती है सींग लगा के लड़ने हमसे। अम्मा, सारे गांव का उद्धार करती हो, अरे तनी थोड़ी कृपा अपने घर पर भी दिखाओ, कछु करो उसका। का करे, वो पड़ोसी है हमरे।
वो कौन था जो अपने मन की कुंठा की वजह से ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी परेशानियां खड़ी कर रहा था? और वो कौन सी बात थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी? नहीं श्याम, बबली माँ नहीं बन सकती। मैडम जी, गलती किसका है? इसमें गलती तो किसी की भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों के यहाँ आसानी से बच्चे नहीं हो पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपकी या बबली की कोई भी गलती है। हम 40 पार कर चुके हैं, ये 32 की हो गई। 9 वर्ष पहले ब्याह हुआ था हमारा, लेकिन इसकी कोख अभी तक बंजरे के बंजरे पड़ी हुई है। अब का 50 साल के हो जाएंगे तब संतान का सुख भोगेंगे हम। देखिए, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बच्चा नहीं हो सकता इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों बच्चे का सुख नहीं उठा सकते। कितने सारे ऑप्शंस हैं। आप लोग चाहें तो बच्चा गोद ले सकते हैं, या फिर फर्टिलिटी के कितने सारे तरीके हैं आज। नहीं मैडम जी, पूरे गांव वाले बातें बनाएंगे तो हो जाएगी हमारी। हमें तो अपना ही अंश चाहिए। उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम? सजी। और जो हिलता नहीं है, जो ऐसे ही पड़ा रहता है, ये क्या है? इले बिटिया। साक्षी बिटिया, तू इतनी होशियार कैसा नहीं रे? सारा ब्रह्मांड का ज्ञान है तुम। चाची, ये बच्चे लोगों को पढ़ाकर ना मन को बहुत संतोष मिलता है। सो तो है। देखना, बड़ी होकर तू डॉक्टर ही बनेगी। हम भी वही चाहते हैं। अगर अम्मा का आशीर्वाद रहा तो जरूर बनेंगे। चलिए हम चलते हैं। चल, खुश रहो बिटिया। तो बाजू वहाँ का कर यहाँ काटो यहाँ। बोलो तो ठीक से हाथ चला रे। नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते। कैसी है बेटी? ठीक है। और बेजोर अम्मा ठीक है? ठीक है। ले तेरी अम्मा के लिए तेरे बापू के खेत की इस महीने की कमाई, और अम्मा से कहना कि हम इतवार को मिलेंगे। ठीक है मामा जी, हम चलते हैं। खुश रहो बेटा, जा। क्या कर रहा है? चोरी करने आया है? हम चोर नहीं है, हमारी गेंद लेने आए हैं। खड़ा हो जरा। गेंद लेने आया है? तेरी अम्मा ने भेजा है ना हमारी साड़ी चुराने के लिए? हाँ? हमारी अम्मा को कुछ नहीं कहो। अच्छा, हम भी मारेंगे। बाबा आया, अम्मा बोला मार के तो दिखा। पूरे गांव से ना पिटवाया ना तो हमारा ना बबली ने। चल तो चल, तेरी अम्मा के पास लेकर चलते हैं। चल चल चलते। बहुत दिमाग खराब हो रखा है। चल तो। छोड़ दो, दुखत है। अच्छा, चोरी करते वक्त नहीं दिख रहा था, अब कान खींच रहा तो समझ में आ रहा है। हाँ चाची छोड़ दो। दिख रहा है, दिखाए। अरे क्या कर रही हो? पगला गई हो क्या? तुम्हारी लड़ाई हमारे साथ में है, हमारे बच्चों को बीच में बस घसीटो। अरे तो रखो ना अपने घर के अंदर अपने बच्चों को, काहे भेज दिया हमारे घर में चोरी करने के लिए? अरे कहाँ हुआ विजय? हम बैट बॉल खेल रहे थे तो हमारी गेंद चाची के बरामदा में चली गई। हम जब गेंद लेने गए चाची हमें मारने लगी। अरे लकवा मारे तुम्हारी जबान को। झूठ क्या बोल रहा है? सच सच काहे नहीं बोलता कि हमारे घर में घुसा था चोरी करने के लिए? बस बहुत हो गया चाची, आप लोग अपनी हद में रहिए, आप ही के लिए ठीक होगा। तो भैया मास्टराइन जी डांट रही हैं हमको। मारोगी का? 4 अक्षर पढ़ लिए तो हमको सिखाओगी तुम? संभाल के रखो अपने भाई को, अगली बार दिखा हमारे घर में ना तो हाथ पैर तोड़ के तब भेजेंगे, याद रखना। चलिए निकलिए यहाँ से। हम अपने बड़ों का अपमान नहीं करते, लेकिन आप जैसी गंदी सोच वालों को हम तो का कोई भी सम्मान नहीं दे सकता। बार बार आकर हमारी अम्मा को परेशान करती हो। ए लड़की, जोर मत आजमाना, हम पे बता दे रहे हैं, वरना बहुत महंगा पड़ने वाला है। चलो भीतर, आइंदा यहाँ मत खेलना। बबली और काशी के बीच की लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बबली काशी और उसके बच्चों विजय और साक्षी पर अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। क्या ये लड़ाई झगड़े किसी दिन कोई भयानक रूप ले सकते थे? आखिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता था।
सूर्याय नमः स्वाहा, ओम मंगलाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम कालवाय भैरवाय नमः स्वाहा, ओम जगत परमात्मने स्वाहा। ये सर्वग्रह भूतानाम सात्री दात्री नाम ओम फट स्वाहा। साक्षी, हम तुम्हारे मामा जी के यहाँ जा रहे हैं। तुम्हारे बाबूजी के खेत में मजदूर लगवाने हैं ना, ईला ने बात करने। सांझ तक आ जाएंगे। अम्मा, हम गौरी के घरे चले जाएं या उसे यहाँ बुला लेते हैं? वो तुम देख लेना। अच्छा सुनो, विजय के लिए कुछ बना देना खाने के लिए। आज तो पूरा दिन मिल गया उसको खेले के लिए। ठीक है अम्मा, ध्यान रखेंगे। साक्षी, 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 साक्षी। ए सुनो, गुड्डुआ की अम्मा साक्षी को देखी हो? साक्षी, साक्षी, इधर दे, दूसरा ले रहा है। विजय, विजय। हाँ माँ। साक्षी कहाँ है? नहीं मालूम अम्मा, हम दोपहर में ही आए रहे। गौरी भी थी घरे में। गौरी को घरे जाना था तो हमारे साथ ही निकल गई। मास्टरनी जी, कल स्कूल में मिलते हैं। दीदी हम खेलने जा रहे हैं, शाम तक ही आएंगे। अरे शाम से पहले आ जाना, वरना अम्मा टांग तोड़ देगी। ठीक है दीदी। चल ठीक है, मैं भी चलती हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई है। बरामदे में झाड़ू सुपड़ी ऐसे ही पड़ी है। साक्षी तो कब ऐसे छोड़ेगी नहीं। हो सके तो घर में मन नहीं लग रहा होगा, इसलिए गौरी के वहाँ चली गई होगी। तुम जाके देख कर आ जाओ जल्दी से। हाँ ठीक है अम्मा। गौरी दीदी, साक्षी दीदी आई का? हमरे घरे? हम दोपहर में तुम्हारे साथ ही तो आए थे, फिर साक्षी हम ही नहीं मिली। पता नहीं कहाँ चली गई, घर में नहीं है। अम्मा अम्मा, साक्षी दी आई क्या? गौरी के घर नहीं है का? नहीं अम्मा, वहाँ तो नहीं गई रही। कहीं मामा के घर तो नहीं गई? मामा के घर से तो हम खुद ही आ रहे हैं। हाँ काशी भैया, साक्षी घरे नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। हाँ तो परेशान काहे हो रही है? आ जाएगी। कौन काम से गई होगी, हो सकता है बच्चे को पढ़ावे को गई हो। अरे आज इतवार है, बच्चे लोगों की छुट्टी होते, और गौरी के घरे भी नहीं है। विजय देख के आया है। तो अभी समय कहाँ हुआ है? 6:30 ही तो बजे हैं। कोई आसपास गई होगी, आ जाएगी, तू घबरा मत।
साक्षी बिना बताए कहीं जात नहीं है। हमारा तो दिल बहुत घबरा रहा है। विजय, साक्षी ने कुछ बताया था क्या? कोई बकाया काम हो या पढ़ाई का काम? ना मामा जी, ऐसा तो कुछ ना बताया था। गौरी दीदी आई थी और वो हमारे साथ ही अपने घरे चली गई और हम खेलने चले गए। फिर हम साक्षी दीदी को ना देखे। भैया कुछ करिए ना, हमारी जान सूख रही है, बहुत घबराहट हो रही है। कुछ गलत तो नहीं हो गया ना? साहब, हमारी बिटिया बिना बताए कहीं नहीं जाते और इतनी रात तक तो कभी कहीं नहीं रुकी है। अब गांव इतना बड़ा भी ना है साहब, कोई ढूंढने से ना मिले। अरे कहीं लड़के वड़के के चक्कर तो नहीं है? पता चले उसके साथ भाग गई और तुम लोग इधर उधर ढूंढ रहे हो। नहीं साहब, साक्षी बहुत पढ़े लिखे वाली लड़की है, बहुत ही समझदार है, वो ऐसा नहीं करेगी। पूरा गांव जानता है साहब, साक्षी बहुत ही भोली भाली और समझदार लड़की है। पढ़ाई का बहुत शौक है इसको। अपने बाबू के ना रहने के बाद घर को इसने ही संभाला, बच्चन लोगों को भी पढ़ाती है। सुबह तक देख लो, हो सकता है कहीं गई हो, रात होने की वजह से वहीं रुक गई हो। पर साहब, आज तक वो ऐसा कभी की नहीं है। ठीक है, आप उसका फोटो दीजिए, हम उसे ढूंढना शुरू करते हैं। काशी, तुम चिंता मत करो, आ जाएगी साक्षी। विजय, तुम भी कुछ खा लो और अपनी अम्मा को भी कुछ खिलाओ। अभी हम जाते हैं, भोर में फिर आएंगे। नहीं साहब, हमने उसे नहीं देखा। साहब, 4 कदम का तो गांव है और मुट्ठी भर के लोग, इसमें कोई कैसे खो सकते है? नहीं साहब, हम तो नहीं देखी बच्ची को कहीं, लेकिन बिना अपना अम्मा के बताए साक्षी कहीं न जाती। नहीं साहब, साक्षी हमको कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है। साक्षी तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली थी ना? जी साहब। कोई लड़का वड़का था क्या जिसको पसंद करती और भाग गई साथ में? नहीं साहब, कौनो लड़का नहीं था। साक्षी हमारे साथ ही स्कूल आती जाती थी, वो ये सब नहीं कर सकती। अब हमको क्या पता साहब कि साक्षी कहाँ गई है? हमने तो नहीं देखा उसको। और साफ साफ बताएं साहब, तो हमारी उन लोगों से ना बनती नहीं है, तो हम भी नजर नहीं रखते कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं। साक्षी की माँ काशी बता रही थी कि शायद वो बरामदे में झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि वो झाड़ू और सुपड़ी वहीं बरामदे में पड़े हुए। तुम लोगों में से किसी ने भी किसी को उधर जाते हुए देखा था? बताया ना साहब, हमको उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। वहाँ कौन आता है कौन जाता है। अरे बहुत मुंहफट लड़की है साहब, वो बहुत तेज, भाग गई होगी किसी लड़के के साथ। किसके साथ? गांव में कोई ऐसा है जिसके साथ वो भाग सकती है? अपना घर तो हमसे संभलता नहीं है, दूसरे के घर की लड़कियों को कहाँ तक देखेंगे? हमको नहीं पता वो कहाँ गई है। देखिए, हमने इस गांव के सभी घरों में पूछताछ की और अब तो यही लग रहा है कि साक्षी जरूर किसी के साथ भाग गई। हमारी बेटी कभी ऐसा नहीं करेगी। हमारे पति के गुजरने के बाद हम सबको उसने ही संभाला है, ऐसा कभी नहीं करेगी। अच्छा, तो कहाँ जा सकती हो? आप ही बता दीजिए। देखो, कोई और बात है तो मैं बता दूं, क्योंकि हमें कोई और वजह नजर नहीं आ रही। और अगर उसे अगवा किया गया होता तब तक मुझे कोई ना कोई सुराग जरूर मिलता। और ये गांव है ही कितना बड़ा, वो यहाँ होती मिल जाती। ये कैसी बातें कर रहे हैं साहब? हमारे पास हमारी जमीन है, काशी हमारी बहन है, साक्षी हमारी भांजी है, हमारी बेटी जैसी। काशी के पति का भी तो अपना एक छोटा सा खेत था। हाँ साहब, अपनी बहन की मदद के लिए वहां मजदूर हमें लगवाते हैं। पूरा गांव जाना था साहब, खेत से मिलने वाला पैसा अपनी बहन के घर पहुंचाते हैं। अब किसी ना किसी का तो निजी स्वार्थ होगा, वरना एक लड़की यहां से कैसे गायब हो जाएगी? उसके साथ कुछ तो हुआ है, कुछ गलत, और किसी को कुछ मालूम ही नहीं।
सर, गांव में लगभग सबसे पूछताछ कर ली। लग तो यही रहा है कि किसी के साथ भाग गई है। और वो पड़ोसी, उन दोनों परिवारों की आपस में ज्यादा बनती नहीं है। उस एंगल को भी चेक किया सर। साक्षी की माँ काशी और बबली में अक्सर लड़ाई होती रहती, लेकिन बबली की सास अनुपमा, उसे गांव में सब लोग बहुत मानते हैं। लोग अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आते थे। सर, ऐसे में ये मान पाना मुश्किल है कि ऐसी औरत के बहू का हाथ इस लड़की के गायब होने में हो सकता है। दीक्षित, मुझे तो पक्का लगता है जरूर किसी लड़के का चक्कर होगा। साक्षी कहां जा सकती थी? उसे लापता हुए पूरा 1 दिन हो चुका था और उसके बारे में किसी को अभी तक कोई खबर नहीं थी। क्या उसके लापता होने का इन 2 परिवारों की लड़ाई से कोई रिश्ता हो सकता है? क्या सचमुच ऐसी लड़ाई इस हद तक जा सकती थी? अम्मा, लगत है घर के पिछवाड़े कोई कुछ खुदाई कर रहा है। हम देख कर आते हैं। अम्मा, हम देखे मीनल चाची और बिपिन चाचा भागते हुए अपने घरे गए। उनके पास खुदाई का सामान था और कुछ खुदे भी थे वो। वो लोग यहीं पर कुछ खुदाई कर रहे थे। यहाँ खुदाई कर रहे हैं। दीक्षित, उस परिवार को लेकर आओ। चलो। हमारे लोगों को सारे बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पे भेज दो। कल रात तक ये थे, ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। सारे कब्जे मुझे एक्टिवेट करो। चलो। लाश को बाहर निकालो। आराम से
साहबा लोग इधर ही है, बस अड्डे पे पूरे सामान के साथ। रोक के रखो, मैं भी एक टीम भेज रहा हूँ। दीक्षित, साले बस अड्डे पे उठा के पुलिस स्टेशन लो। उधर देखो। ये सब क्या है? सर, ये सब काला जादू जैसा लगता है। ये सब इन लोगों ने सिर्फ दुश्मनी की वजह से किया है या फिर कोई और बात है? इसमें तो कोई शक नहीं, ये काम तुम लोगों ने किया है। तुम सब ने मिलकर उस मासूम बच्ची की जान ली, उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे दफना दिया। क्यों किया ऐसा? बोल, वरना इतने डंडे मारूंगा कि मुंह अपने आप सबका खुल जाएगा। सर, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट। हाँ डॉक्टर चतुर्वेदी, इस लड़की को गला घोट कर मारा गया है और इसे मरे हुए करीब 36 घंटे हो चुके हैं। क्या कोई और बात भी है डॉक्टर? क्योंकि हमें नहीं लगता है कि सिर्फ दुश्मनी की वजह से इन लोगों ने उसे मारा है। इस बच्ची का रेप किया गया है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अब अपने आप उगलोगे, वरना उल्टा लटका कर सब उगलवाऊंगा मैं। बोल! जो बात सामने आई वो थी एक औरत, उसके पति और उसके परिवार की घिनौनी कहानी, जिन लोगों का मन कुंठा से ग्रसित था और अपना फ्रस्ट्रेशन उन लोगों ने 16 साल की मासूम बच्ची पे निकाला। उन्होंने गुस्से में आकर अपनी समस्या के समाधान के लिए एक बहुत ही अमानवीय तरीका अपनाया। ओम कालवाय भैरवाय नमः स्वाहा। ओम जगत परमात्मे पाहि पाहि एहि सब ग्रह भूता नाम साकनी डाकनी नाम ओम फट स्वाहा। अनुपमा, इस प्रकोप को शांत करना पड़ेगा। तेरी बहू और तेरे बेटे के शरीर में जो पाप है उसे धोना पड़ेगा, और इसका केवल एक ही तरीका है। वो कौन तरीका है स्वामी जी? कोई पवित्र आत्मा, पवित्र मतलब समझती है ना? पवित्र आत्मा का स्पर्श तेरे बेटे के शरीर से होगा तो उसका पाप धुल जाएगा। बबलू, अगर तुम अपनी गोदभरी करना चाहते हो तो श्याम को किसी पवित्र आत्मा के साथ संबंध बनाना पड़ेगा। उठो, उठोगे? क्या हुआ? उठो तो पहले। एक लड़की है। कौन? साक्षी। इसे तुम हमको बिल्कुल नहीं पसंद। बाकी एक बात तो हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि वो पवित्र है। मास्टरनी जी, कल स्कूल में मिलते हैं। दीदी हम खेलने जा रहे हैं, शाम तक ही आएंगे। अरे शाम से पहले आ जाना, वरना अम्मा टांग तोड़ देगी। ठीक है दीदी। चल ठीक है, मैं भी चलती हूँ। अकेली है आज वो घर में। कहाँ सोच रहे हो? यही सही मौका है। विपिन और मिनल को कुछ मालूम है? चिंता मत करो, हम समझा देंगे।
अरे नहीं भाई, हमें इस सब पचड़े में न डालिए, हमें क्या लेने देना इससे। और जो हम इस काम के तुम्हें पैसे देते अम्मा वो बेहोश है। जाओ और अपने पापों से मुक्ति पाओ। बबली, अपने पाप धोने की विधि पूरी करो। पुलिस हर घर की तलाशी ले रही है। तो अपने घर में भी आएगी का? और का? ये लड़की तो मरने के बाद भी हमें चैन से नहीं जीने देगी। हमें ना इसकी लाश को कहीं ठिकाने लगाना होगा। मीनल, तुम लोगों को लाश ठिकाने लगानी होगी। पुलिस सबसे पहले सब तुम्हारी भाभी पे करेगी, कैसे कि इसकी बनती नहीं थी ना उसके साथ। हाँ, लेकिन हम कहाँ छुपाएंगे? पीछे जमीन में गाड़ दिए, किसी को कुछ पता न चले। जल्दी करो। चलो चलो। अम्मा, सब कुछ ठीक से हो गया ना? नहीं भैया। मतलब? हम लाश का तो ठीक से गाड़ दिए, पर इतने में विजय हुआ आगो। सत्यानाश! तो क्या उसने देख लिया तुम लोगों को? पता नहीं भाभी, लेकिन हम अपना चेहरा ढक लिए थे। लेकिन उन लोगों को इतना तो पता चल गया होगा कि हमने कोई खुदाई की है। अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। अपना सामान बांधो और जल्दी से जल्दी निकलो यहाँ से। कितना गंदा दिमाग है तुम सबका। और तुम तो माँ हो ना। ये पूरा गांव तुम्हें मान देता है, इज्जत करता है, और तुमने अपने इशारे पे सब करवा दिया। किसी औरत की कोख उजाड़ कर तुम्हारी बहू अपनी कोख कैसे भरेगी? एक मासूम लड़की के साथ इतना घिनौना काम करके तुम सबने मिलकर उसे मार डाला। दुश्मनी के हमने बहुत से केसेस देखे, लेकिन इतना घिनौना और अमानवीय केस पहली बार देखा। अनुपमा, उसके दो बेटे श्याम और विपिन और उसकी दोनों बहुएं बबली और मीनल, इनके ऊपर हत्या के चार्जेस लगे हैं और सब इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। अनुपमा का गुरु, वो तांत्रिक जिससे वो सलाह लिया करती थी, वो फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। काशी और विजय अब भी साक्षी की मौत के सदमे से पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाए। काशी का भाई ओमकार अब उन दोनों का ख्याल रख रहा है।
साक्षी एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट थी। वो आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उन बुराइयों ने उस मासूम की जान ले ली जो आज भी बड़े पैमाने पर प्रचलित है, अंधविश्वास और काला जादू। विश्वास और अंधविश्वास में बहुत अंतर है, और जो चीज इन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बना देती है वो है बेवकूफी और किसी चीज के लिए कुछ भी कर गुजरने की चाहत। फिर वो चाहत चाहे बच्चे की हो, समृद्धि की हो, या किसी को किसी भी कीमत पर हराने की हो। पाप धोना, किस्मत बदलना, बुरे वक्त को पलटना, वर्चस्व और ताकत हासिल करना, इस तरह की कामना के लिए इन तांत्रिकों के पास जो समाधान होता है वो अक्सर बहुत ही अमानवीय, घिनौना, अनैतिक और अपराधजनक साबित होता है। इस तरह की अमानवीय घटना किसी एक धर्म या देश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इस तरह के घिनौने अपराधों से जूझ रही है, क्योंकि ऐसे लोग पूरी दुनिया में भरे हुए हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वो भगवान की पूजा करते करते उससे डरने लगे, और इस डर से बचने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे ढोंगी बाबा और उनके अमानवीय तरीके नए नहीं हैं। ऐसे लोग हर धर्म में, हर मजहब में पाए जाते हैं। हम सबको इस बात के लिए खास तौर से सतर्क रहना होगा कि कहीं हमारी श्रद्धा हमारे डर में न बदल जाए और हम जाने अनजाने कोई बहुत बड़ी बेवकूफी न कर बैठे। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। हेलो, किसका नंबर है ये? गिरीश चौहान। कौन बोल रहा है? गिरीश चौहान। आप कौन बोल रहे हैं? चौहान है, ऊंची जात वाला। ये बात मालूम थी तुम्हें ज्योति? और आशा तुम्हें पता थी ये बात? नहीं, बस बाजार से लौटते वक्त उसने एक दो बार हम लोगों को घर छोड़ा था। देखो ज्योति, दूर रहना उस लड़के से, बताए दे रहे हैं। ज्योति, हमको मालूम है कल हमको फोन तुम्हारे पिताजी किए थे। हाँ, तुमसे फ़ोन पर बात करते हुए पकड़ लिया उन्होंने हमें, और फिर तुम्हारे नंबर पर फ़ोन किया। अच्छा चलो ना, हम तुम्हें तुम्हारी गली के बाहर तक छोड़ देते हैं। हमारी बात भेजे में घुस गई ना ज्योति? पीठ पीछे कोई गुल तो नहीं खिला रही हो? नहीं बाबा। ये क्या ललित भाई? हाँ, एक बोरी का 5। कैसी बातें कर रहे हो ललित भाई? 10 रुपए तो बनता है। अरे 5 का 10 कब से हो गया? हे ललित भाई, ये सब नहीं चलेगा। 10 रुपए बनता है, पूरे 10 रुपए दो। और छोटा आदमी समझ के शोषण मत करो हमारा, समझे? लाओ वापस दो। लो 30 रुपये, जाओ। ललित भैया, इसको आगे से मत बुलाना। ये सिर्फ आपको ही नहीं, बाकी को भी ठगता है और सबको यही धमकी देता है, छोटा आदमी है, अत्याचार और न जाने क्या क्या बोलता है भैया। ठीक।
पिताजी से मिली चेतावनी के बावजूद भी ज्योति ने गिरीश से मिलना बंद नहीं किया। गिरीश ज्योति के करीब आ चुका था, लेकिन एक दिन इसी करीबी ने अपनी हद पार कर ली और जुर्म की जड़ में पहुंच गई। पता था कमीना हमारी बेटी के पीछे इसीलिए पड़ा। बहुत समझा है साहब कि चौहान ऊंची जात वाला है, मत पड़ो उसके चक्कर, खेल रहा है तुम्हारे साथ, लेकिन नहीं मानी साहब। बेटा क्या किया था इस गिरीश चौहान ने तुम्हारे साथ? कहाँ ले गया था तुम? कोई हॉस्टल बता रही थी साहब। कहाँ ले गया था बेटा? और फिर वहाँ एक बिल्ली सामने आ गई। ज्योति, हमें हॉस्टल में हमारे दोस्तों के पास कुछ काम है, तुम भी साथ में क्यों नहीं चलती? ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फिर हम तुम्हें तालाब ले जाएंगे और फिर घर छोड़ देंगे। ठीक है। चले? अरे आओ, यहीं पे ही है। आओ ना ज्योति, आओ। ज्योति, ये हमारे दोस्त हैं और ये ज्योति है। आओ ना ज्योति, हम साथ में बैठते हैं, कुछ अच्छा वक्त बिताते हैं। रोते रोते घर आई, अपनी माँ को बताया 3 लड़के थे, बलात्कार किया इसके साथ। अब हम छोटी जात में पैदा हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ऊंची जात वाले हमें इंसान ना समझे। हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ जो मन में आए करते रहे। साहब हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी भी इज्जत है, मुश्किल से पेट पालते हैं। साहब होंगे चौहान, होंगे ऊंची जात वाले, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। हमारी बच्ची को बहुत कुछ सहना पड़ा है साहब। बेटा ये जो 2 लोग और थे गिरीश चौहान के साथ, ये कौन थे? तुम जानती हो उन्हें? पहले कभी मिली हो उनसे? जी गिरीश चौहान जी, वो हमारा छोटा भाई है। क्या बात है साहब? है कहाँ वो? अंदर ही है, लेकिन बात क्या है साहब? बाहर निकालो, बताते हैं बात क्या है। लेकिन ये क्या है साहब? थाने चल, सब पता चल जाएगा। साहब क्या किया हमारे बेटे ने साहब? बलात्कार, वो भी एक छोटी जात की लड़की। लेके चलो। साहब हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। साहब ये ऐसा नहीं साहब हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया है साहब। साहब कुछ नहीं किया हमारे लड़के ने साहब। हमारा गिरीश ऐसा कभी नहीं कर सकता। इतना कहे थे इसे, दूर रहो उस लड़की से। साहब ज्योति हमारी दोस्त थी साहब, उनके साथ ऐसा वैसे कुछ नहीं किया साहब। साले दोस्ती? बोल वो 2 लौंडे कौन थे जिनके साथ मिलके तूने उस लड़की का बलात्कार किया? कौन 2 लड़के साहब? उसे किसी हॉस्टल नहीं ले गए, ये सब झूठ है। साहब तुम लोग कितनी भी मेहनत करो, तुम्हारा लड़का माफी के लायक नहीं है। और जब तक वो सारा सच नहीं उगल देता कि कौन कौन उसके साथ था, उसे छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। भगवान कसम साहब, हमारा लड़का ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, उसने तुम्हें बताया कि एक लड़की के साथ उसका चक्कर चल रहा था? नहीं ना? तो साहब हमारा गिरीश ऐसा नहीं है साहब, उसकी दोस्ती हो गई उसके साथ, लेकिन ऐसा बुरा काम वो नहीं कर सकता है साहब, नहीं कर सकता है। क्यों? उसने कसम खाई थी कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। परवेज FIR बना, देख IPC 376 रेप, वो भी एक छोटे जात की नाबालिग लड़की के साथ।
शेड्यूल्ड ट्राइब्स और कास्ट पर अत्याचार की धाराएं भी डाल, ताकि सपने में भी जमानत की ना सोच सके। अरे ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। सर, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक रेप की पुष्टि नहीं हो पाई है और जोर जबरदस्ती के कोई निशान भी नहीं मिले। केस दर्ज हो चुका है परवेज, जांच तो हमें करनी होगी। सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट को आधार बनाकर हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि लड़की नाबालिग है और छोटी जात की भी है। ऐसा करते हैं, लड़की के बयान के आधार पर जांच शुरू करते हैं। चलो हॉस्टल चलते हैं। बेटा, हमें उस कमरे में ले चलो जहां उन लोगों ने सब किया था। चलो बेटा। हर लड़के का रिकॉर्ड हमारे रजिस्टर में है। ऐसा होना बहुत मुश्किल। इसे देखो, ये था वो। ठीक है, तुम जाओ, तुम आओ, इसे देखो, जाओ, तुम आ जाओ, इसको देखो बेटा। ठीक है, जाओ तुम आओ, इसको देखो। तुम आ जाओ, इसको देखो। सर बस यही लड़के हैं जो यहाँ रहते हैं, बाकी नीचे की मंजिल तो पूरी खाली है। तो ज़रूर किसी ने अपना कमरा दिया होगा इस्तेमाल करने के लिए। सर, सबसे बात की, लेकिन गिरीश चौहान को कोई नहीं जानता। सर, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ ये सब कैसे हुआ, और किसी ने भी तो ऐसा कुछ देखा सुना नहीं। बेटा, यही हॉस्टल था। साहब, 14 साल की मासूम बच्ची, उन कमीनों ने इसका फायदा उठाया, और अब इसे ही साबित करना पड़ेगा कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, क्या हुआ। हम भगवान कसम खा के कहते हैं, हम ऐसा कुछ और नहीं किया है। वो हम कैसे कर सकते हैं ऐसा? जब उस लड़की के बाप ने उस लड़की को मना किया, तुम्हें भी मना किया था, फिर उस लड़की के पीछे जाने की क्या जरूरत? बाबा, वो हमारी दोस्त थी, उसके लिए हमारे मन में कुछ और गलत नहीं था। पुलिस कह रही तो यहाँ से बाहर नहीं आने देगी। हम यहाँ नहीं रह सकते बाबा, हम कुछ और नहीं किया। बाबा, ऐसे बाहर निकालो अम्मा, हम कुछ और नहीं किया अम्मा। पुलिस गिरीश चौहान के साथियों की तलाश में थी। गिरीश चौहान पे दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो लगातार यही कह रहा था कि ना तो उसने और ना ही उसके किसी दोस्तों ने ज्योति के साथ कुछ भी किया। और फिर एक और ऐसा झटका लगा जिसने गिरीश के परिवार को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया।
साहब अब वो हमारी बेटी की जान लेने पर तुल गए। कब हुआ ये? कल साहब। हमारी बीवी और बेटी ज्योति बाजार से आ रहे थे। उसके बड़े भाई मुकेश ने मोटरसाइकिल चढ़ाकर जान लेने की कोशिश की। और कितना जुल्म करेंगे हम पर साहब। पहले छोटा भाई हमारी बेटी के साथ बलात्कार करता है, अब उसका बड़ा भाई उसे बचाने के लिए हमारी बेटी को मार डालना चाहता है। कितना अन्याय करेंगे हम पर। साहब साहब नहीं साहब साहब हमने कुछ भी नहीं किया साहब। साहब साहब जाने दो साहब। साहब साहब कह रहा हूं साहब। साहब वो लोग हमसे कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं। साहब जाने दो साहब। सोच क्या रहे हो तुम? अपने बेटे को जमानत नहीं दिलवा सके तो लड़की को मरवा के केस बंद करवा दोगे? नहीं सोमनाथ, अब तो तुम और भी गहरे दलदल में फंसोगे। तुम्हारे इस बेटे पे हत्या की कोशिश का इल्जाम लगेगा। आई बात समझ में? साहब साहब वो लोग झूठ बोल रहे हैं साहब। हमारा बेटा ऐसा नहीं करेगा साहब। साहब साहब हमने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। वो लोग हमको फंसा रहे हैं साहब। साहब साहब ऐसा कुछ नहीं है साहब। परसों तो बाजार गया था ना? बाजार? हाँ साहब वो हमारा रोज का रास्ता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम बेफजूल किसी को भी टक्कर मार दें। किसी को भी? अरे ये वही लड़की है जिसका तुम्हारे भाई ने रेप किया था और तुम्हारा उसे टक्कर मारने के पीछे मकसद एकदम साफ था। सोमनाथ, तुम्हारे दोनों बेटे मुश्किल में हैं। एक ने रेप किया है और अपने साथियों के नाम भी नहीं बता रहा है, और दूसरा गंभीर चोट पहुंचाने, हत्या की कोशिश के इल्जाम में गया अंदर। लेकिन साहब दोनों ही अपराध गंभीर हैं, छोटी जाति के खिलाफ किए गए अपराध। तुम तो जानते हो इसके कानून कितने सख्त हैं, छोटी जात के खिलाफ अन्याय करना। और तुम्हारे बेटों ने एक बार नहीं, दो बार ये अपराध किया है। साहब वो लोग ऐसा नहीं कर सकते साहब। ये सब अदालत में बोलना, हालांकि वहाँ तुम्हारा हारना तय है। हम तो बस तुम्हें आगाह करना चाहते हैं कि सपने में भी उस परिवार को परेशान करने का मत सोचना। ऐसा कर रहे हैं? आखिर किस जन्म का बदला ले रहे हैं वो हमसे? जगदीश, कानून उन लोगों से सख्ती से निपटेगा। पहले छोटे बेटे ने हमारी बेटी के साथ बलात्कार किया, फिर उसके बड़े भाई ने उसे जान से मारने की कोशिश की। अब इस बात की क्या गारंटी है कि उसके माँ बाप हमारी बेटी के साथ कुछ और गलत नहीं करेंगे? जगदीश, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। उनके दोनों बेटे हमारी हिरासत में। वो लोग बहुत परेशान हैं, कुछ नहीं करेंगे। साहब हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप हमारी दोनों बेटियों को पुलिस सुरक्षा दे दो बस। देखो जगदीश, हम तुम्हारे परिवार को सुरक्षा तो नहीं दे सकते, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमने उन्हें अच्छी तरह से अड़काया है। वो तुम्हारे परिवार से दूर ही रहेंगे। वो हमारे परिवार को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। हमारे बेटों के साथ ऐसा नहीं कर सकते वो। दीदी हम जरा पानी पी के आते हैं। जगदीश अपनी बेटियों को लेकर काफी डरा हुआ था, खासकर ज्योति को लेकर जो पहले ही काफी कुछ झेल चुकी थी। और फिर एक दिन उसका ये डर सच साबित हो गया। क्या? साहब रात भर हमने पूरे गांव में ढूंढा, हमारी बेटी कहीं नहीं मिली। कब हुआ ये? वो प्रीति के साथ घर से बाहर खेल रही थी तब। प्रीति पानी पीने घर के अंदर गई, तब ज्योति बाहर अकेली थी। फिर प्रीति जब बाहर आई तो ज्योति वहां नहीं थी। दीदी
पता चला कि ज्योति गायब है। ज्योति नहीं मिल रही है। क्या क्या मतलब नहीं मिल रही है? ज्योति और प्रीति बाहर खेल रहे थे। 1-2 मिनट के लिए प्रीति अंदर आई और जब वो बाहर गई तो ज्योति वहां नहीं थी। पता नहीं कहां चली गई। ज्योति, तुम जरा इधर। ज्योति, 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 ज्योति। साहब, हम ज्योति को लेकर डरे हुए थे। हमने आपसे पहले भी कहा था और देखिए वही हुआ। इन्हीं लोगों ने हमारी बच्ची का अपहरण किया है। साहब, जल्दी से ज्योति को ढूंढिए, वरना ये लोग कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। साहब, ये क्या साहब, हम पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सोमनाथ, ज्योति कहाँ है? किधर छुपाया उसे? हम अपने दोनों बेटे को छुड़ाने की कोशिश में लगे हैं। इस हालत में क्या हम ऐसी हरकत करेंगे? ज्योति कहाँ है वो बता दो सोमनाथ। उसका अपहरण करके कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अगर सोच रहे हो कि कुछ रुपए निकलवा लोगे और अपने बेटों को छुड़वा लोगे या जगदीश को मजबूर कर दोगे केस वापस लेने के लिए, तो ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो अपने। ऐसा कुछ नहीं होगा, उल्टा और फंस जाओगे तुम। बोलो कहाँ है? क्या मजाक है साहब, हमने कुछ नहीं किया है। वो लोग ना जाने क्यों हम पर आरोप लगा रहे हैं। बिना कुछ किए हम भुगत रहे हैं। हद हो गई साहब अब तो। इतना याद रखो, इन सभी धाराओं के ऊपर छोटी जात पर अत्याचार की धाराएं और लगेंगी। बहुत गंभीर जुर्म है ये। गांव का एक एक घर छान मारो। जी सर। समझ में नहीं आता है ये परिवार इस लड़की के पीछे क्यों पड़ गया है। मामला उछलेगा सर। 2-3 मीडिया वालों का भी फोन आया था। लगता है लड़की के पिता ने खुद जाकर मीडिया से बात की। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस समय हम ज्योति के घर के बिल्कुल सामने खड़े हैं। ज्योति जो इतनी कम उम्र में एक के बाद एक इतने घिनौने अपराधों का शिकार बन गई। पहले उसका बलात्कार हुआ, बाद में आरोपी के भाई ने उस पर जानलेवा हमला किया और अब उसका अपहरण हुआ। पुलिस ने इन सारी बातों को लेकर चुप्पी साधी है। कानून की खिल्ली उड़ाने की सारी हदें पार हो गई और अभी अभी हमें जानकारी मिली है कि कुछ नेता ज्योति के पिता जगदीश और उसके परिवार से मिलने आ रहे हैं, इन लोगों का सपोर्ट करने के लिए। हम उनसे ये पूछना चाहेंगे, जब इन अपराधों को खुलेआम अंजाम दिया जा रहा था तब ये लोग कहाँ थे? जगदीश जी, आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। दुख है हमें हमारी पार्टी को, हम आपके साथ हैं। हम पूरी व्यवस्था से आपकी भी लड़ेंगे, आपको इंसाफ दिलाएंगे ना। ये मुद्दा हम असेंबली तक उठाएंगे। आपकी बिटिया का बाल सकबाका नहीं होने देंगे, ये वादा है हमारा आपसे। जगदीश जी, हमारी सरकार नहीं है तो क्या हुआ? आपकी असल चिंता तो सिर्फ हमें ही है। हम लड़ेंगे, न्याय दिलाएंगे आपको, ऐसा बवाल खड़ा कर देंगे कि आप चिंता काहे कर रहे हैं? है ना आपके साथ? अवस्थी लड़की मिली? कहाँ तक पहुंचा केस? सर, पूरा गांव छान मारा है। हम जी जान से लगे हैं। लड़की मिल जाएगी सर। हर हाल में लड़की जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। ये नेताओं और संस्थाओं का अखाड़ा बनता जा रहा। और याद रखो, सबसे ज्यादा गालियां हमें ही पड़ेंगी। सर, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, बहुत जल्द लड़की मिल जाएगी। 1 दिन के अंदर अंदर लड़की को सामने लाओ। अगर उसे कुछ हो गया ना तो सारा ठीकरा हमारे ही सर फूटेगा। जी सर। सर, सारे खबरी काम पे हैं। ज्योति गांव में तो पक्का नहीं है। एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, ये सोमनाथ का परिवार कोई पैसे वाला परिवार भी नहीं है, फिर ये लड़की के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ा है? सर, एक बात अजीब है। जगदीश और उसकी बीवी ने ज्योति को पूरे गांव में घर घर जाके ढूंढा, लेकिन जब हमने पूछा तब गांव में किसी को भी ये पता नहीं था कि ज्योति गायब है। तो फिर इन्होंने ज्योति को ढूंढना कहा था और किसी ने जबरन ज्योति को ले जाते हुए भी नहीं देखा। जो भी हो परवेश, लड़की तो गायब हुई, नहीं मिली तो जवाब हमें ही देना होगा। साहब, हम कोई रेप नहीं किए साहब, और किसी 2 लड़कों को नहीं जानते साहब। देखो गिरीश,
तुम्हारे साथियों ने मिलकर उस लड़की का अपहरण कर लिया है। अब मामला बहुत बढ़ चुका है, तूल पकड़ चुका है। अब भी अगर तुम ना माने, सच ना उगला तो समझ लो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे तुम। हम आपको कैसे समझाएंगे? ज्योति हमारी दोस्त थी, हम उसके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किए। हम क्यों अपने दोस्तों को बुलाकर उसके साथ गलत काम करेंगे? इसके माँ बाप को लेके आओ, अब वो करेंगे इसका भुगतान। ऐसा क्या करें कि आप हमारी बात मान लें? सर पटक पटक कर बोले कि हमने कुछ नहीं किया। ये काम पे भी नहीं जा पा रहे, बच्चों की चिंता में घुले जा रहे। हम ऐसा कैसे कर सकते साहब? अगर लड़की नहीं मिली और उसे कुछ हुआ तो समझ लो बड़ी मुसीबत में हो, बहुत बड़ा केस ठुकेगा तुम लोगों पर। एक तरफ तो आप डरा रहे हैं, दूसरी तरफ वो जगदीश हमें धमका रहा है। हम बीच में पिस रहे हैं, हमारी तो कोई सुनने वाला है ही नहीं, हम भुगतते जा रहे हैं बस। जगदीश धमका रहा है? किस लिए? पैसों के लिए। क्या? वो इस बात का फायदा उठा रहा है कि वो छोटी जाति का है और हम उस पर अत्याचार कर रहे हैं। हमारे साथ ये जो अत्याचार हो रहा है उसका क्या? हम भी तो छोटी जाति के। ये देखिए साहब, ये देखिए। हमारे बेटे गिरीश के पकड़े जाते ही वो हमारे पास आया था, पैसे मांग रहा था। बहुत लंबे टाइम के लिए जेल में जाएगा तुम्हारा बेटा। अगर तुम चाहते हो कि हम केस वापस ले लें तो फ़ौरन 4 लाख रुपए का इंतज़ाम करो और दे दो। क्या? रेप का चार्ज है, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा तुम्हारा लड़का। अब उसने कुछ किया ही नहीं तो मुसीबत कैसी? मर निकल जाएगी जेल में। सोच लो, एक ही रास्ता है तुम्हारे पास, है ना? बड़ा बवाल खड़ा करूँगा ना कि मुसीबत के दलदल में फंसते ही चले जाओगे तुम। हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। एक लड़का तो सड़ रहा है जेल में और जो दूसरा बाहर खुला घूम रहा है ना, उसको भी फंसा देंगे। और याद रखना, ये बात किसी से कहना मत। जितने मंत्री और पत्रकार हैं ना, सब हमारे साथ हैं। हमारे बेटे मुकेश ने भी कुछ नहीं किया है, उसे भी झूठा फंसाया गया है। जगदीश फिर आया था हमें धमकाने के लिए। जगदीश, क्यों कर रहे हो तुम हमारे साथ ऐसा? आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? हमने तुमसे कहा था ना पैसे दो, तुमने सुना नहीं। अब एक मौका तुम्हारे पास और है, पैसे दो, हम केस वापस ले लेंगे। हमारे पास नहीं है पैसे। हमारे बेटे ने तुम्हारी बेटी से सिर्फ दोस्ती की, इसकी इतनी बड़ी सजा मत दो हमें। भाषण मत ठोको, पैसे दो नहीं तो झेलो। मुसीबतें दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाएंगी, कम होने वाली नहीं है। वो जगदीश हमें लगातार ब्लैकमेल कर रहा है और हम ऐसे जुर्म की सजा भुगत रहे हैं जो हमने कभी किए ही नहीं। काका, हम घर कब वापस जाएंगे? जल्दी बेटा, तुम्हारे बाबा का भी फोन नहीं आया ना, उनका फोन आते ही तुम्हें घर छोड़ देंगे। ठीक है? खाओ खाओ, बिस्कुट खाओ। तो जगदीश फिर से आए, पता करने तफ्तीश कहाँ तक पहुंची? परवेज, ज्योति की फोटो हर थाने में पहुंचा दो। सबसे पहले हमें उसे ढूंढना है ताकि पता चल सके कि असल सच्चाई क्या है। और हाँ, तफ्तीश कहाँ तक पहुंची ये बात जगदीश को पता नहीं चलनी चाहिए। ओके सर। 3 दिन हो गए साहब, कहाँ है हमारी बेटी? हम ढूंढने में लगे हैं जगदीश, मिल जाएगी जल्दी। कब ढूंढेंगे? जब सोमनाथ उसे मार देगा तब। तुम ये कैसे कह सकते हो जगदीश कि सोमनाथ के परिवार ने उसको अगवा किया है? साहब, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आपको शक है? आपको तो पता है कि कैसे वो हमारे परिवार के पीछे पड़े हैं, जीना हराम कर रखा है हमारा। ठीक है, हम पूछताछ करते हैं, तुम फिक्र मत करो, जल्दी मिल जाएगी तुम्हारी बेटी। कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग। हम आपके पास पहले भी आए थे और कहा था कि हमारी बेटी की जान को खतरा है, पुलिस सुरक्षा दे दो, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी और आप लोगों की वजह से हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है।
क्या कर रही है यहाँ? घर जाना हमें। कहाँ है तुम्हारा घर? जनतापुर। तुम्हारा नाम ज्योति हलजर है ना? ज्योति जिस आदमी के साथ रह रही थी उसके साथ भटकते भटकते वो तंग आ चुकी थी। आखिरकार वो अपने घर जाने के लिए भाग निकली और गश्त कर रही पुलिस को वो रास्ते में मिली। कई अपराधों की सच्चाई का खुलासा अब होने ही वाला था। देखो बेटा, घबराओ मत, फिक्र की कोई बात नहीं है। बेटा हमें सब कुछ बताओ कि कहाँ थी तुम। देखो बेटा, डरो मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। बोलो क्या हुआ तुम्हारे साथ? चल बेटा, जल्दी चल। पर कहाँ? अरे हमने बोला ना, चल जल्दी कर। बेटा ज्योति, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तुम्हारे काका। जाओ उनके साथ। जाए? बाबा कहाँ? ये तुम्हें अपने घर ले जाएंगे, हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे से रखेंगे। और जब हम फोन करेंगे तब तुम वापस आ जाना। पर बाबा। ज्योति, हमने कहा ना जाओ, देखो इसी में तुम्हारी भलाई। तो तुम्हें तुम्हारे बाबा ने अपने दोस्त के पास भेजा था? अच्छा ज्योति बेटा, मुकेश ने तुम्हें टक्कर मारी थी? बेटा ये चोट तुम्हें रिक्शा के एक्सीडेंट में लगी थी? मतलब मुकेश ने तुम्हें टक्कर मारी ही नहीं, जैसे पहले तुम्हारे बाबा ने कहा था। बेटा गिरीश ने गलत काम किया तुम्हारे साथ, तुम्हें हॉस्टल ले गया था वो, क्या उसके दोस्त भी थे वहाँ? भी बोलो। हैं? अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं बोले? कुछ तो बोले होंगे तुमको। बाप की बात नहीं सुनी, अब हम जैसा कहेंगे तुम वैसा ही करोगी, समझ गई? अभी हम पुलिस चौकी चलेंगे, वहां गिरीश और उसके परिवार को अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। और अब हम जैसा कहेंगे और जो करेंगे तुम चुपचाप वही करोगी, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। ये हमारे असली बाबा नहीं है। हम नहीं जानते हमारे असली बाबा का क्या हुआ, लेकिन जब इन्हें हमारी और गिरीश की दोस्ती का पता चला, इन्होंने हमें बहुत डराया, धमकाया, उससे दूर रहने को कहा। हमें इनसे बहुत डर लगता है। ये गिरीश के भी घर गए थे, उसके परिवार वालों से झगड़ा किया, लेकिन हमें गिरीश अच्छा लगता है, इसलिए हम उससे मिलते रहे।
और ये बात उन्हें पता चल गई। तुम्हारे बाबा ने जहाँ तुम्हें भेजा था वो कौन था? हम नहीं जानते, लेकिन वो आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं था। बाबा ने बस कहा था कि वो उनके दोस्त है। वो आदमी हमें गलत सलत छूता था, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और इसलिए हम वहाँ से भाग गए। बेटा उस आदमी ने कुछ गलत तो नहीं किया तुम्हारे साथ? नहीं, वो ऐसा कुछ कर पाता उससे पहले ही हम वहाँ से भाग गए। ज्योति मनगढ़ंत कहानी बक रही है। जरूर आपने इसको भड़काया होगा। सौतेला बाप हूं तो क्या हुआ, भला चाहता हूं उसका। देखिए आप केस को उल्टा कर रहे हैं। उल्टे तो तुम्हारे इरादे हैं जगदीश। सरकार ने छोटी जातियों की भलाई के लिए जो कानून बनाए उनका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की तुमने। अपना उल्लू सीधा करने के लिए कानून का सहारा लिया। झूठ है ये सब। ज्योति हमें सब कुछ बता चुकी है। अरे वो तो मासूम बच्ची है, वो तो वही बोलेगी ना जो आप लोग सिखाओगे। कोई तो किया था तुमने पहले, पर माफ करना, हर कोई तुम्हारी तरह उल्टी खोपड़ी का नहीं होता है। आप इस तरह से हमें चुप नहीं करा सकते हो। आप लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। एक मासूम बच्ची को गलत सलत पट्टी पढ़ाना अच्छी बात नहीं है। हम उसके बाप हैं और एक छोटी जात के आदमी का शोषण करना इतना आसान नहीं है। छोड़ूंगा नहीं, देखना आप ऊपर तक जाएंगे। हमारी लड़ाई चलती रहेगी, सब जानता हूं मैं। गिरीश और उसके बड़े भाई मुकेश के खिलाफ लगी एफआईआर हटा दी गई, लेकिन अब तक जगदीश ने यह मंजूर नहीं किया है कि उसने अपने फायदे के लिए ये इल्जाम लगाए। गलत जानकारी और झूठे आरोप लगाकर किसी पब्लिक सर्वेंट की कानूनी ताकत को किसी को चोट पहुंचाने के इरादे से इस्तेमाल करने के लिए अब जगदीश पर पुलिस ने चार्जेस लगाए हैं। लेकिन अभी तक पुलिस ने जगदीश को हिरासत में नहीं लिया। रिपोर्ट अभी अदालत में है और आगे की जांच के लिए अदालत के आदेश का इंतजार है। कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। कानून की कुछ खास धाराएं शोषित, वंचित, पीड़ितों और दलितों के लिए और उसकी खास वजह है। लेकिन इस कानूनी ताकत का इस्तेमाल जब कोई अपने स्वार्थ के लिए करता है तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिर इन गलत इरादों के लिए कौन जिम्मेदार है? जांच की प्रक्रिया होना जरूरी है, जो गहरी हो, जिसमें हर पहलू देखा जाए, फिर उस रिपोर्ट को अदालत में पेश किया जाए। बलात्कार, हमला, अपहरण, ये सब गंभीर अपराध हैं और उनसे पूरी गंभीरता से निपटने की आवश्यकता है। लेकिन सीधे आसानी से किसी नतीजे पर जल्दी से कूद जाना क्या इसका हल? नेता अपने घड़ियाली आंसू बहाने आ जाते हैं। अगर वो हमदर्दी दिखाने ना जाएं तो मीडिया उनकी जमकर खिंचाई करता है। मीडिया भी ज्यादातर घटनाओं की जानकारी देने से ज्यादा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी रखता है। इस तरह से पुलिस पर कुछ ना कुछ जल्दी से कर दिखाने का दबाव अक्सर बना रहता है। तारीफ के काबिल बात यह है कि इस केस में इतने दबाव के बावजूद पुलिस ने संभल कर कदम उठाए थे। जो तस्वीर सामने आई वो उम्मीद से एकदम अलग थी। सिर्फ सुनी सुनाई बातों से और हमें जो दिखाया जा रहा है उस आधार पर किसी भी नतीजे पर पहुंचने की जल्दी से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जो सुनाया दिखाया जा रहा है असलियत उससे बिल्कुल अलग हो सकती है। इरादे एकदम उल्टे हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि कल यानी शनिवार को क्राइम पेट्रोल सतर्क का एपिसोड टेलीकास्ट नहीं होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के अगले एपिसोड में परसों यानी कि रविवार रात 9 बजे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।